निरपेक्ष प्रयास और अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सत्र कुछ अर्थ में विशेष इसलिए है कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में, सामाजिक परिदृश्य में एक अलग तरह का अंतर प्रवाह जिसे कहता हूँ मैं, एक अंडर करंट जिसे कहते हैं, अंडर करंट, वो दौड़ रहा है और हमारी देश की प्रगति में, उन्नति में, इसकी योजनाओं में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ये प्रभाव क्या है, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, ओरिजिन क्या है इनका, तो हम पाएंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके जनक थे, इस विचारधारा के, जिसे हम आज उनके सपनों को, उनकी विचारधारा को जो है हम अंडर करंट आज हम कह रहे हैं। ये करंट पैदा कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उन्होंने ही एकात्म मानववाद का, इस विचार का प्रतिपादन किया और एक राजनीतिक इसका आधार तैयार किया। एक आदर्श का उन्होंने प्रतिपादन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का उद्गम अगर कहा जाए तो उन्होंने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उनका ऐसा सोचना था कि मानव स्वभाव इन चार भावनाओं से मिलकर ही बनता है और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण इन चार मूलभूत तत्वों से मिलकर बनता है। इसी का उन्होंने उत्तरोत्तर विकास किया। मेरी जो विचारधारा है, जिसे मैं कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डायनेमिक कोऑपरेशन या शेप ऑफ इकोनॉमी, इसमें और पंडित दीनदयाल के विचारों में भिन्नता सिर्फ एक जगह है कि मेरे लिए काम और मोक्ष ये आर्थिक विकास के आधार स्तंभ नहीं हो सकते, हमारी आर्थिक गतिविधि के स्तंभ नहीं हो सकते। और धर्म का जहाँ तक सवाल है, धर्म समाज के आचरण को मर्यादित करने का काम धर्म का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि समाज का आचरण मर्यादित रहे, अनुशासित रहे, ये धर्म है।
चाहे वो राजधर्म की बात करें या व्यक्तियों के कर्तव्य की बात करें, ये सब धर्म का ही एक विस्तार मात्र है। और अर्थ ये हमारे व्यक्तिगत जीवन, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, इन सबके व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई जो है ना, अगर क्रियाकलाप हमेशा चलता रहता है तो वो अर्थ है। तो उस अर्थ में, उस अर्थ का ही एक विस्तार इन 3 किताबों में किया गया, क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत पहले भी था और आज भी है कि जो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं उससे ही व्यक्ति का, समाज का, राजनीतिक का, हमारी सामाजिक परंपराओं का विकास होता है। जिसे मैंने अभी पिछले कुछ सत्रों में कहा कि ये एक मेल्टिंग पॉट है, ये हम जैसा भी इसमें इनपुट डालेंगे आउटपुट उसी के हिसाब से निकलती है। तो अगर हम अच्छी इनपुट डालेंगे, अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छी आउटपुट निकलेगी। अगर हम खराब इनपुट डालेंगे तो खराब आउटपुट निकलेगी। अब ये एक, जिसे कह लीजिए कि एक प्रखर बुद्धिजीवी के लिए ये उस समय की जो भी परिस्थिति, देश काल थी जिसमें उन्होंने अपने विचारों को आगे रखा, एक संगठन का उन्होंने निर्माण करना चाहा और इसका निर्माण उन्होंने आरएसएस के पृष्ठभूमि में किया। तो जनसंघ जो एक राजनीतिक इकाई बनी और जिसका उन्होंने जो है उसके, जिसे वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने साथ में पत्रकारिता का भी अपना कैरियर जो है उसे अलग तरह से, पत्रकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने आदर्श ही सामने रखा, जो आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। उनका वो आचरण तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। मगर जब कोई विचारधारा, एक राजनीतिक दल, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक कार्य होता है कि सत्ता को हासिल करना, ये एक वास्तविकता है राजनीति की। इसके बिना राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। किसी राजनीतिक दल के अस्तित्व में आने का और उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने का कोई दूसरा कारण नहीं होता है कि सत्ता, क्योंकि सत्ता से ही परिवर्तन संभव होता है। इसीलिए सत्ता के लिए हथकंडे अपनाना, राजनीति करना, राजनीति है क्या आखिर? वो सब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वो रणनीतियां हैं जिनके जरिए सत्ता हासिल की जाती है। तो भारतीय जनसंघ यानी एक समय में कह सकते हैं कि जो उस समय की प्रमुख विचारधारा थी
एक भारतीय कांग्रेस जिसे कहते हैं हम, उस विचारधारा ने या उनके नेताओं ने कभी दीनदयाल के आर्थिक विकास के एकात्म मानववाद के कहीं उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया, ये बात ही नहीं करी। ये मान के कि ये उनके विरोधी दल जनसंघ के एक प्रमुख नेता की विचारधारा है, और अपने विरोधी की विचारधारा को, जो उस समय दल शासन कर रहा था, राजनीति कर रहा था शासन की, वो भला उसको कैसे आगे बढ़ाते, कैसे उसको उसका प्रचार प्रसार करते। तो राजनीति एक टकराव है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर विचारधारा के देखा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो हम पाएंगे कि वो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच के टकराव को टालना चाहते थे, और एक भारतीय दर्शन के सामने वो रखना चाहते थे कि ये दोनों विचार, साम्यवाद और पूंजीवाद, ये इनमें टकराव अवश्यंभावी है, और टकराव की किसी भी स्थिति से बचना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पूरे दर्शन में आप एक बात पाएंगे कि वो कभी भी किसी भी विचार के साथ में टकराव नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी विचारों के संघर्ष को सामने नहीं रखा, उन्होंने कभी इस बात की वकालत नहीं की, एडवोकेट नहीं किया कि विचारधाराओं के बीच में टकराव होना चाहिए। उनका ये कहना था कि स्वस्थ आलोचना ये भी आवश्यक है, उसे भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए जितना समर्थन को। तो ये पंडित जी की हमारे सोच का एक आधार बिंदु था कि अर्थशास्त्र की दो विरोधाभासी विचारधाराओं अर्थात पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक भारतीय दर्शन को कैसे स्थान मिले। अब आज के आधुनिक संदर्भ में हम देखें कि भारतीय परिदृश्य में एक किसी विचारधारा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदल चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्लोबल इकोनॉमी, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ चुकी है, और हम आज जो कुछ भी सोचेंगे करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था भी विचारधाराओं के, जिसे कहते हैं कि पोलराइजेशन के ऊपर आज भी जो है ना ये काम कर रही है। एक तरफ पूंजीवादी देश हैं जो अपने आप को ज़्यादा प्रगतिशील समझते हैं, उनकी सोसाइटी अधिक खुली है, स्वतंत्रता, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और तरह तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, वहाँ पे एक सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य के रूप में स्वीकार कर दी गई है। और दूसरी तरफ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो प्रजातांत्रिक होने का दावा करते हुए भी प्रजातांत्रिक नहीं है। वो उचित यानी प्रतिनिधित्व अपने देश की जनता का नहीं करते, उसे एक, जिसे मैं कहूँगा कि कृत्रिम
आर्टिफिशियल डिसिप्लिन में बांधकर एक केंद्रीय डिसिप्लिन को मानने के लिए बाध्य करते हैं और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ पर। तो स्पष्ट रूप से जब विश्व दो विपरीत विचारधाराओं में, विपरीत शासन की व्यवस्थाओं में अगर ये बटा हुआ है, तो एक किसी नई विचारधारा को तो सामने लाना पड़ेगा। अगर हमें विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी, इसकी आशंका के ही बीच में रखना है, तो ये टकराव की स्थिति को हम जारी रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम टकराव की परिस्थिति को खत्म करना चाहते हैं तो हमें किसी एक ऐसी व्यवस्था के, ऐसी विचारधारा को सामने रखना पड़ेगा जो इस टकराव की संभावना को धीरे धीरे कम कर दे और हो सके तो हमेशा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक नया आदर्श दे सके। इसीलिए कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक विज्ञान सम्मति गणित का आधार देने का कार्य किया गया। इसके संगठनात्मक जो पहलू है, जो एस्पेक्ट है, इसके लिए डायनेमिक कोऑपरेशन के विचारों को सामने रखा गया और एक शेप ऑफ इकोनॉमी की, इकोनॉमी को क्या किसी गणित के सिद्धांत के ऊपर, विज्ञान के सिद्धांत के ऊपर, उससे संयोजित करके हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को, विश्व की आर्थिक व्यवस्था को इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यही हमारी चर्चा का विषय रहता है और यही प्रयास, यही उद्देश्य लेकर निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल के साथ में मैंने एक अर्थशास्त्र की दूसरी यूट्यूब चैनल इसीलिए जो है ना आपके सामने रखी है कि कैसे एक तरफ प्रयास भी चले और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र की बात भी हो। ये चर्चा जो है ना हमारी जारी रहती है। आज हम जो डायनेमिक कोऑपरेशन है उसकी शुरुआत ही मानव स्वभाव की जो मूलभूत प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, उसके साथ में हमने करी है। और उसके जितने भी बाद में हमने इसकी वीडियो जो हैं आपके सामने रखे हैं कि ये दो मूलभूत भावनाएं ही हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाती हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी यही कहना था कि एक व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। और अगर हमें एक जैसा व्यक्तित्व का एक कोई आदर्श सामने रखना है तो वही एकात्म है। एकात्मवाद इससे अलग नहीं है, जो मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है उससे अलग नहीं है। ये ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे ही है। अब उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विचार सामने रखा, मगर किसी कार्य योजना को उन्होंने सामने नहीं रखा।
किसी संगठन का यानी एकात्म की भावना को एकत्र करके एक सामूहिक प्रयास कैसे किया जाएगा, ये राजनीतिक प्रयास उन्होंने राजनीतिक एक दल के रूप में तो पहले जनसंघ में और आज की तारीख में भारतीय जनता दल के रूप में जो है परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। मगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसके जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हैं कि इस भावना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो बेसिक इंस्टिंक्ट का जो मूलभूत प्रवृत्ति है इसे आधार मानकर डायनेमिक कोऑपरेशन इसी संगठनात्मक आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। अब आपके सामने ये तुलना मेरी दृष्टि से, क्योंकि विचार जो हैं चाहे वो पंडित दीनदयाल के हों या प्रदीप वाजपेयी के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचारों का उद्गम ब्रह्मांड से होता है। हम तो केवल एक माध्यम हैं और मैंने अपने विचारों को उद्गम का जो मुख्य आधार है विचारों के मेरे, ये मैं पहले भी जो naveenprayas.com में मैंने अपना जो परिचय दिया है कि जो ओरिजिन ऑफ थॉट जो है वो एक बहुत पुराने श्लोक को सामने रखकर कहा था कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये विचारों का उद्गम स्थान था मेरे, और आज भी जो है, क्योंकि मैंने पूर्ण को, इसी श्लोक को मैथमेटिकली कैसे लोगों को समझाया जाए। एक तरफ हम भारतीय दर्शन की और विश्व गुरु होने की बात करते हैं, मगर पूर्ण क्या है, कैसे उस संपूर्ण यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो एक विशेष प्रक्रिया के जरिए हो रहा है, एक अनुशासित प्रक्रिया में इसका विकास हो रहा है। मानव जाति का एक विकास का भी क्रमबद्ध इतिहास है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक कड़ी थे। अब अगली कड़ी आगे के लिए हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो है, और हमें चिंता आने वाली पीढ़ियों की है कि कहीं ये कड़ी टूट ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए। आगे वाली जनरेशन इस कड़ी को हमें और मजबूत बनाना है, इसे कमज़ोर नहीं रखना है। तो उन्हें भी एक वैचारिक आधार, एक आदर्श उनके सामने रखना है, जिससे वो अपने आप को जोड़कर, अपने अस्तित्व को जोड़कर, अपने जीवन को जोड़कर जो है एक सुखमय जीवन, एक सुखमय समाज, एक सुखमय राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो अर्थशास्त्र और निरपेक्ष प्रयास, इन दोनों यूट्यूब चैनल का यही उद्देश्य है, जो
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस कड़ी को आगे बढ़ाया था, उसके अभी मैंने आपके सामने कुछ उद्गम स्थान के बारे में, उसकी उस समय की प्रासंगिकता के बारे में और आज उसका जो विस्तार हो रहा है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में एक जो परिवर्तन आया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या इन्हें अंत्योदय रोजगार योजना हो, गांव के लिए हो या शहर के लिए हो, हर जगह अंत्योदय शब्द को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इसी शब्द को बार बार अपने राजनीतिक जीवन का उनका जो आधार है, उनका जो भी दर्शन, क्योंकि वो भी तो किसी के शिष्य थे, उन्होंने से भी तो कहीं अपनी ट्रेनिंग ली थी और ये सब जानते हैं कि वो भी राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक प्रचारक थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरएसएस के साथ जुड़कर ही जो उन्होंने चालू किया था। तो उनके ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का प्रभाव ना हो, ये कैसे संभव है? तो उनके जो आज आर्थिक प्रगति हमारा देश कर रहा है और हर जगह वो यही बात कहते हैं कि समाज के अंतिम वर्ग को विकास का, हमारे आर्थिक विकास का लाभ मिलना चाहिए और उसको जो है ना, उसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है, मगर अंतिम वर्ग जो है वो कल मिडिल इनकम में आ जाएगा। मिडिल वर्ग जो है, जिसे कहते हैं कि हायर मिडिल क्लास में आ जाएगा। हायर मिडिल क्लास जो है वो उच्च वर्ग में आ जाएगा। तो वर्गीकरण आज हम जिसे कह रहे हैं अंत्योदय, ये इसका उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि कोई भी विचारधारा स्थायी नहीं होती, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। अगर हम सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है हम $2000 से बढ़ा के 10,000 कर देंगे, तो तब एक नए समाज का निर्माण होगा। अगर हम आज कह रहे हैं कि $3 बिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम 5 ट्रिलियन कर देंगे, 5 ट्रिलियन से हम इसको बढ़ा के 10 ट्रिलियन कर देंगे, तो इस तरह की अंधी दौड़ आज के आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष बढ़ता है। श्रेष्ठता स्थापित करने का जो है ना टकराव बिंदु चालू हो जाता था। और यही संभावना हमेशा पंडित दीनदयाल को इसकी चिंता रहती थी कि वर्ग संघर्ष को कैसे, इसकी संभावना को खत्म कैसे किया जाए। ये पंडित दीनदयाल, उनके जो लेख हैं, उनकी जो जीवनी है, उसमें ये उनकी चिंता हमेशा रहती थी कि वर्ग में संघर्ष नहीं होना चाहिए। वर्ग में, हमारे समाज में जो है ना, एक दूसरे के प्रति जो है ना एक सहिष्णु भाव होना चाहिए। उसके आर्थिक जो वर्गीकरण है
यानी जिसे कहते हैं ना कि रिच और पुअर के बीच में कभी संघर्ष की स्थिति नहीं बननी चाहिए। और यही आदर्श जो है डायनेमिक कोऑपरेशन का जो संगठनात्मक स्वरूप है, जिसकी एक अभी परिकल्पना ही है, ये आपके सामने रखी गई है। आगे आने वाले सत्रों में भी हम अंत्योदय के साथ साथ, क्योंकि अब समय के साथ में एक दूसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, तो अंत्योदय का टारगेट केवल अंतिम वर्ग नहीं है। ये टारगेट जो है ना मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय का आज हम देख रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो एक संगठित मध्यम वर्ग है, क्योंकि इसकी जो परचेजिंग पावर है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था को सबसे अधिक गति दे रही है। और भी दूसरे वर्ग इसमें जोड़ेंगे, नीचे का जब वर्ग जो है ऊपर की तरफ आएगा, उत्तरोत्तर उसकी आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदारी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो एक नई अर्थव्यवस्था सामने आएगी। और उसके आदर्श क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, इसके बारे में आज हमें अपनी एक कार्य योजना का एक ब्लूप्रिंट जो है ना, इसकी चर्चा को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस संबंध में हमको अपना, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना जो है कमेंट दें। आप अपने विचारों को सामने रखें। कोई विचार अगर आपके सामने रखा जा रहा है तो उसकी आलोचना करें, मगर एक कारण के साथ में, एक रीज़न के साथ में आप करें। तो फिर सी अनुरोध के साथ में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले सत्रों में भी इस संबंध में चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।